तो चलिए वमन वाले को कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे किस स्थिति में वमन द्रव्यों वामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मदनम मधुकम निम्बम मधुक मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेधनम। अगली लाइन से पिप्पली कुटज इक्ष्वाकु पिप्पली कुटज इक्ष्वाकुणी, ऐसे लिखो इक्ष्वाकुणी एला धामार्गवाणी च। इक्ष्वाकुणी एला धामार्गवाणी च। नेक्स्ट लाइन से उपस्थिते श्लेष्म पित्ते उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधौ आमाशय आश्रये व्याधौ आमाशय आश्रये। नेक्स्ट लाइन से वमनार्थम प्रयुंजीत भिषग देहम अदूषयन भिषग देहम अदूषयन। चरक संहिता सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय। अब देखिए यहाँ पे आपको द्रव्यों के नाम बताए गए, फिर कंडीशन बताई गई कि व्याधौ आमाशय आश्रय। पहली कंडीशन ये है आमाशय समुत्थ व्याधियों में ही आपको वमन कराना है, ठीक है। अब आमाशय समुत्थ व्याधि में वमन तो कराना है, तो फिर दोष कौन सा कुपित रहे, तो श्लेष्म पित्ते। श्लेष्म दोष कुपित हो तो और पित्त दोष कुपित हो तो, या फिर श्लेष्म पित्त दोनों कुपित हो तो भी, ठीक है। तो अगर श्लेष्मा अथवा पित्त अथवा दोनों, या ऐसा पित्त जो श्लेष्मा से संयुक्त हो, यानी आम पित्त, जो श्लेष्मा से संयुक्त है वो आम पित्त हो जाता है, ठीक है। तो श्लेष्मा या पित्त या श्लेष्म पित्त, आम पित्त, ऐसा अगर व्याधि उत्पन्न कर रहा है आमाशय की वजह से, आमाशय की गड़बड़ी से, देखो आमाशय आश्रित होना चाहिए। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो व्याधि आमाशय में आश्रित हो या व्याधि की मूल आमाशय में आश्रित हो, ठीक है। दोनों बातें हो सकती हैं, व्याधि स्वयं आमाशय में हो अथवा उसकी मूल आमाशय में हो, व्याधि कहीं भी हो, शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में हो। अब जैसे आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई ये वाली बात सही है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आप सोरियासिस में आप वमन कराते हैं, तो वो तो आमाशय में नहीं रहती व्याधि, तो है ना। अब वो तो त्वचा में है या अन्य जगहों में है, लेकिन आमाशय में तो नहीं है। लेकिन वो आमाशय समुत्थ है, उसका मूल कहाँ है, आमाशय में है। तो इसलिए जब आप मूल को उखाड़ दोगे तो पूरा ही वृक्ष जो है वो सूख जाएगा, उसके पत्ते सूख जाएंगे, उसकी शाखाएं सूख जाएंगी। तो वो जो शाखाओं में व्याधि गई हुई है आमाशय से उत्पन्न होकर के, वो व्याधि को आपको शाखाओं में समन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ पे उसका समन करना है, उसके उत्पत्ति स्थान में समन करना है, ठीक है। तो प्रायः आमाशय समुत्थ जो व्याधियां हैं वो प्रायः रस, रक्त, मांस, मेद और लसिका, है ना, अंबु, स्वेद, इनके दूषण या इनके सहयोग से उत्पन्न होती हैं। तो अब आपको इस तरह की जो व्याधियां हैं, प्रायः है, सभी ऐसा नहीं है, अधिकतर हैं,
इसलिए आप ऐसी व्याधियाँ जिनमें रस रक्त मांस में से चाहे चारों की, चाहे इनमें से 2 की, चाहे 1 की, चाहे 3 की कोप हो, विकृतियाँ हो, है ना, तो समझ लीजिए ये आमाशय समुत्थ व्याधि है। और ऐसी स्थिति में अब लक्षण चाहे पैक्टिक आ रहे हों, चाहे कफज आ रहे हों, चाहे कफ पैक्टिक आ रहे हों, तो आपको चिकित्सा क्या करनी है, वमन करना है। ठीक है। अब बात आएगी कि जब वमन करना है तो इतने द्रव्य क्यों, जो आपने द्रव्य लिखे हैं। तो इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि सारे द्रव्य सभी जगहों पे उपलब्ध नहीं होते, और सारे द्रव्य सभी कालों में उपलब्ध नहीं होते। आपको जो चाहिए, जो उसका प्रयोज्यांग है, वो प्रयोज्यांग हो सकता है कि आपको सदैव ना मिले, इसलिए इतने। दूसरा कि वो सभी जगहों पे ना मिले तो जो मिले वो। तीसरी बात और है जो ज़्यादा चिकित्सीय पॉइंट अभी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इनमें से जो डोज का कोप है उसके अनुसार और जो धातु कोप है उसके अनुसार इसमें से द्रव्य चयन करना है आपको। वमन तो कराते हैं सभी, लेकिन फिर हमको एक्सपर्टीज़ क्या है कि हमें उसमें दोष को देखना है कि भाई कफ के ही ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं या पित्त के ही ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं या कफ पित्त दोनों के लक्षण आ रहे हैं। फिर उसमें किसी दोष के साथ धातुओं के भी लक्षण आ रहे हैं क्या, वो धातु किसके समान है, कफ के समान है कि पित्त के समान है ना। yes. जैसे पित्त के समान रक्त धातु और लसिका स्वेद, ठीक है, और बाकी कफ के समान रस, है ना, रस है। फिर मांस में दोनों रहता है, मांस और मेद में पित्त की अधिकता ज़्यादा रहती है, मांस में कफ की और पित्त की अधिकता है। ठीक है। जितने भी कफ पैक्टिक चीज़ें होती हैं वो सभी मांस वर्धक होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कफ पैक्टिक दोनों लक्षण आ रहे हैं तो फिर मांस इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं। इसके आधार पे आप द्रव्यों का चयन करेंगे। और जो पहला लिख दिया मदनम मधुकम, तो मदनम वो तो अनअपायित्वात् होने के कारण जब आप कोई इस तरीके से कल्पना नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा द्रव्य दिया जाए तो आप मदन को दे सकते हैं, लेकिन बाकी सब अपायित्वात् हैं। बाकी सब अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किए गए तो आपको कुछ हानि कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकियों के प्रयोग में आपको इन सभी बातों का अच्छे तरीके से आपको अवलोकन करना है और तदुपरांत युक्तिपूर्वक उस द्रव्य का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आमाशय आश्रित व्याधि होनी चाहिए। अब वो चाहे आमाशय में ही हो या शरीर के किसी भी भाग में हो, है ना जी। और पता कैसे चलती है कि ये आमाशय आश्रित है, तो वो हमने आपको अभी बताया कि उसमें हाँ इनमें से किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा, वैसे भी आमाशय जो है वो प्रधान रूप से कफ का और अप्रधान रूप से आम पित्त का स्थान है। जी। इसलिए दोनों का कोप वहाँ पे होना लाजमी है या इजी है। तो इस तरह की व्याधियाँ जब हों, अब जो सब प्रधान रूप से पित्त की व्याधि है लेकिन ये धातुएं कुपित नहीं हैं, तो आप उसको आमाशय समुत्थ जल्दी से ना समझें, है ना। यस। भाई पैतृक व्याधि में आप वमन करा दोगे और वो आमाशय समुत्थ है नहीं तो और व्याधि बढ़ जाएगी, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, वो पित्त स्थान में बढ़ा हुआ है, या उसका पित्त बढ़ा हुआ है लेकिन वो आमाशय से समुत्थ नहीं है। अब ऐसे में तुमने कफ और निकाल दिया तो पित्त और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तीक्ष्ण हो जाएगा और बहुत अधिक दाह मूर्छा इसका कारक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको वमन नहीं कराना है। इसलिए ये बात पहले देखनी है कि वो ठीक है पित्त के लक्षण हैं मगर वो आमाशय समुत्थ होना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है।
अब वो क्वासे समुद्र है मान लीजिए, तो वहाँ वमन थोड़ी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बोले पित्त का तो कराते हैं, और इसके लिए आपने करा भी दिया और पता चला कि मामला अलग निकल गया। वो तो व्याधि समन होने के बजाय बढ़ गई, और ऐसे में व्यक्ति को मूर्छा, संन्यास, मद, क्यों? पित्त अधिक कुपित हो गया तो रक्त को कुपित कर डालेगा, और मद, मूर्छा, संन्यास में से कुछ भी हो सकता है। वो कोमा में चला गया आदमी। अब आप क्या करा रहे थे? वमन। समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसा समझना जरूरी है। ठीक है।